सोचिए, कोलकाता का राजभवन, और वहां शपथ ले रही है एक बिल्कुल नई सरकार। 2026 का वो पल सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं था, वो एक पूरा का पूरा राजनीतिक भूकंप था। आज हम उसी भूकंप के केंद्र में मौजूद इंसान की बात करेंगे। वो इंसान जिसने पहले टीएमसी को गांव-गांव तक पहुंचाया, उसे मजबूत किया और फिर उसी टीएमसी के किले को ढाकर बंगाल में एक नया इतिहास रच दिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक उलटफेर की पूरी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की ही मिट्टी में जन्मे थे, लेकिन दशकों तक उनकी विचारधारा को बंगाल में बाहरी कहकर खारिज किया गया, राइट। लेकिन आज की सच्चाई देखिए, वही विचारधारा अब राज्य के सबसे बड़े पद पर काबिज है। शुभेंदु अधिकारी का राजभवन तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि बंगाल का राजनीतिक मिजाज कितनी गहराई से बदल चुका है। और इसमें राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना छिपी है। एक वक्त था जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे खास, सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे। वामपंथी सरकार को हटाने में दोनों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। लेकिन राजनीति में हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता है ना। तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जिस इंसान ने तृणमूल कांग्रेस को अजेय बनाने में अपना खून पसीना एक किया, उसी ने उस अजेय होने के मिथक को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आइए खंड 1 देखते हैं, मिदनापुर में जमीनी उदय। अब अक्सर लोग कहते हैं कि शुभेंदु को तो राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी खुद एक बहुत बड़ा नाम थे। लेकिन सच थोड़ा अलग है। 90 के दशक का बंगाल याद है आपको? मिदनापुर में सीपीएम का ऐसा खौफ था कि विपक्ष का नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं था। ऐसे माहौल में शुभेंदु ने सिर्फ अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया, वो छात्र राजनीति में उतरे। लोगों के बीच जाकर घंटों बैठे, छोटी छोटी स्थानीय समस्याओं को उठाया और उन्हें बड़े जन आंदोलनों में बदल दिया। मिदनापुर के दूर दराज के इलाकों में उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क तैयार किया जिसने आम लोगों को ये यकीन दिला दिया कि हाँ, ताकतवर वामपंथ को भी चुनौती दी जा सकती है। और फिर आया वो अहम पड़ाव, खंड 2, नंदीग्राम, एक महत्वपूर्ण मोड़ जिसने बंगाल की सियासत को हमेशा के लिए पलट दिया। साल 2007, नंदीग्राम आंदोलन। जब एक बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की बात फैली तो गांव वालों में अपनी जमीन, अपना घर छिन जाने का खौफ बैठ गया। ये कोई आम राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये लोगों के अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। डर ऐसा था कि लोग रात रात भर जागकर पहरा देते थे। और ठीक इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच शुभेंदु अधिकारी ने गांव-गांव जाकर किसानों और युवाओं को एकजुट करना शुरू किया। फिर जब पुलिस एक्शन हुआ और हिंसा भड़की तो ये सिर्फ एक इलाके का गुस्सा नहीं रहा, ये पूरे राज्य का आक्रोश बन गया, जिसने आखिरकार सीपीएम सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी। और इस पूरी कहानी में सबसे खास बात क्या थी? ये कि शुभेंदु सिर्फ मंच पर खड़े होकर भाषण देने वाले नेता नहीं थे। जो लोग वहां मौजूद थे वो बताते हैं कि शुभेंदु दिन रात ग्राउंड पर डटे रहते थे। कैमरों के सामने चमकने से ज्यादा उनका फोकस कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करने पर था। इसी जमीनी जुड़ाव ने उन्हें युवाओं और किसानों के बीच एक ऐसे योद्धा की तरह खड़ा कर दिया जो सिर्फ हुक्म नहीं चलाता बल्कि खुद सड़क पर उतरकर लड़ता है। लेकिन खंड 3, विवाद और एक नया रास्ता। जैसे जैसे उनका राजनीतिक कद बढ़ा, कुछ विवाद भी उनके साथ जुड़ते चले गए। नंदीग्राम के बाद उनका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया, लेकिन आज उन्हें 2 बिल्कुल अलग नजरियों से देखा जाता है। जब उन्होंने अपनी राजनीतिक दिशा बदली और बीजेपी में गए तो आलोचकों ने सीधा निशाना साधा। उनका कहना है कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन में नाम आने और जांच एजेंसियों के दबाव के कारण उन्होंने ये पाला बदला, जिसे आजकल अक्सर वॉशिंग मशीन की राजनीति कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थकों का नजरिया एकदम अलग है। वो इसे एक वैचारिक कदम मानते हैं। उनका कहना है कि शुभेंदु ने उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई जिसका वो खुद हिस्सा थे, और एक भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने के लिए ये बदलाव बिल्कुल जरूरी था। इसके साथ ही बंगाल की जिस तरह की आक्रामक राजनीति रही है, उसके चलते उनके विरोधियों ने उन पर संगठन चलाने के लिए दबाव की राजनीति और बाहुबली मॉडल अपनाने के भी आरोप लगाए हैं। आलोचक उन्हें अक्सर इसी हिंसक छवि से जोड़कर देखते हैं। हालांकि उनकी तरफ से हमेशा यही कहा गया है कि ये आरोप सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए हैं। खैर, एक बात तो तय है, इन तमाम विवादों के बावजूद जनता के बीच उनका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। अब आते हैं खंड 4 पर। 2026 की जीत कैसे हासिल हुई?
इन सब विवादों और चुनौतियों को पार करते हुए ये ऐतिहासिक जीत आखिर मिली कैसे? सालों से ये माना जाता था कि बंगाल में सत्ता का समीकरण तोड़ना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एक बहुत ही सॉलिड और ग्राउंड लेवल की रणनीति ने इसे मुमकिन कर दिखाया। टीएमसी के मजबूत ढांचे को भेदने के लिए बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, यानी बूथ दर बूथ मैनेजमेंट किया गया। उत्तर बंगाल, जंगल महल और मिदनापुर जैसे इलाके, जहां बीजेपी को कमजोर माना जाता था, वहां गहरी सेंधमारी की गई। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई, शुभेंदु अधिकारी बंगाल की जमीनी हकीकत और वहां के जातीय समीकरणों को शायद किसी भी और नेता से बेहतर समझते थे। और यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या था? उन्होंने इस चुनाव को सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी की आम लड़ाई नहीं रहने दिया। उन्होंने इसे स्थानीय पहचान, गौरव और सम्मान के मुद्दे में बदल दिया। लोगों के अंदर जो एक गहरी राजनीतिक थकान और गुस्सा पनप रहा था, उन्होंने उसे पूरी तरह से भांप लिया और उसे एक ऐसे बदलाव की आंधी में बदल दिया जिसने पुराने सारे भ्रम और समीकरणों को तोड़कर रख दिया। खंड 5, नए मुख्यमंत्री के लिए चुनौतियां। तो जीत तो मिल गई, लेकिन अब क्या? असली सफर तो अब शुरू होता है। देखिए, विपक्ष में बैठकर सवाल पूछना बहुत आसान होता है, लेकिन जब सत्ता आपके हाथ में हो तो उम्मीदों का बोझ बहुत भारी होता है। नई सरकार के सामने अब पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी हैं। सिर्फ नारों से अब काम नहीं चलने वाला। राज्य में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं को नौकरी के लिए अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। वापस से उद्योगों को राज्य में लाना और सबसे बड़ी बात, दशकों से चली आ रही राजनीतिक हिंसा और कैडर संस्कृति को जड़ से खत्म करना। ये वो असली चुनौतियां हैं जिनका सामना अब सीधे तौर पर इस नई सरकार को करना है। और इसी बीच उनके कुछ शुरुआती बयानों ने एक नई बहस छेड़ दी है। देश भर में जहां सबका साथ सबका विकास का नारा गूंजता है, वहीं शुरुआत में ही उनका ये बयान आना कि जिन्होंने साथ दिया उनका विकास होगा, इस पर काफी चर्चा हो रही है। विपक्ष इसे लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है और धार्मिक ध्रुवीकरण का डर जता रहा है। जाहिर है, इससे शासन के तरीके और नई सरकार की प्राथमिकताओं पर एक बड़ी चिंता पैदा हो गई है। यही वजह है कि इस पूरी राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू हुआ है। एक मुख्यमंत्री सिर्फ अपने वोटर्स या समर्थकों का नहीं होता, वो पूरे राज्य का होता है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उन समुदायों और इलाकों का भरोसा जीतने की है जहां अभी भी नई सरकार को लेकर डर या शक का माहौल है। खुद को पूरे बंगाल का मुख्यमंत्री साबित करना ही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि इतिहास सिर्फ ये याद नहीं रखता कि आप सत्ता में कैसे आए, वो ये देखता है कि आपके आने से लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया। तो मिदनापुर की सड़कों से शुरू होकर राजभवन के शिखर तक का ये सफर वाकई असाधारण है। लेकिन अब देखना ये है कि 2026 का ये उलटफेर क्या सिर्फ चेहरे बदलने तक सीमित रहेगा या फिर ये पूरी व्यवस्था को बदल कर रख देगा? क्या आने वाले वक्त में इतिहास उन्हें सिर्फ एक जायंट किलर के रूप में याद रखेगा जिसने ममता बनर्जी का किला ढाया, या फिर एक ऐसे सच्चे सुधारक के रूप में जिसने बंगाल की दशकों पुरानी राजनीतिक बीमारियों को हमेशा के लिए ठीक कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। तो इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।